हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं यूजीसी ने जून 2020 का पेपर जो कि है राजनीति विज्ञान का। इसके जो पिछले क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए, यानी 68 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम इसे लगभग इस पेपर को ही कंप्लीट कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन ला सकें। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं तो राजनीति विज्ञान से अभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की हो या किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल साइंस से आप जुड़े, अगर आपका हिंदी माध्यम है, आपका अगर माध्यम हिंदी है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमने जो टीजीटी पीजीटी की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत और उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिस तरह से पूछे जाते हैं, तो हमने उसे 4 वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है और उससे 2-3 वीडियो और बनेंगे ताकि आपके पूरे राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपके कहीं से गलती नहीं होगी अगर आप उसे अच्छी तरह से 2 या 3 बार देख लेते हैं। तो हम आज से उस सीरीज़ को भी स्टार्ट करते हैं साथ इसे, और आज साथ साथ आपको ये प्रीवियस भी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि यार देखिए प्रीवियस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा प्रीवियस के उठाए जाते हैं, इसे थोड़े से मॉडरेट कर दिया जाता है। यानी नेट का पेपर है, नेट का अगर पेपर है तो पीजीटी में उसे थोड़ा सा चेंज करके डाल दिया जाए या तो सेम टू सेम ही डाल दिया जाता है, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन देखिए है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है पर्यावरण आंदोलन और सेकेंड में क्या दिया हुआ, स्टेट, यानी जो पर्यावरण आंदोलन है वह संबंधित है किस स्टेट से, यह हमें मिलान करना है। देखिए नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वह संबंधित था मध्य प्रदेश से। सेकेंड है चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से। अपिको आंदोलन संबंधित है कर्नाटका से। और चिल्का आंदोलन जो है वह संबंधित है उड़ीसा से। यानी हमारा जो आंसर होता है 4, 3, 2, 1 होता है। तो हम देखिए अपना ये देख लेते हैं कूट, तो हमारे कूट में सेकेंड ऑप्शन सही है, 4, 3, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद के संबंध में सही है। तो हमें सत्य कथन बतलाना है किसके विषय में, तो निरंकुशतावाद के और सर्वसत्तावाद के संबंध में जो सत्य कथन है वह हमें बतलाना है। तो देखिए पहला दिया गया है कि निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। सेकेंड है निरंकुश शासन व्यवस्थाएं संस्थाकृत और वैध हो सकती हैं। थर्ड है कि सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती है। फोर्थ है सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाओं का कोई सशक्त विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं होता और वे संस्थाओं को पुनर्निर्मित करने हेतु हिंसा को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करती है। तो हमें इसमें से सत्य कथन बतलाना है। तो सत्य कथन में देखिए निरंकुश शासन जो निरंकुशतावाद और सत्तावाद है उसके मध्य जो संबंध में सत्य कथन में पहला होता है जो कि निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार के संवैधानिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, फर्स्ट होगा। और सेकेंड में दिया गया है कि निरंकुश शासन व्यवस्था संस्थानीकृत और वैध हो सकती है, तो यह भी सत्य होगा। और थर्ड में है कि सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तन करने का प्रयास करती है। तो देखिए गलत होगा और हमें क्या बतलाना है, सत्य कथन बतलाना है, तो ये नहीं होगा। और फोर्थ में है कि सर्वसत्तावादी जो शासन व्यवस्थाओं का कोई सशक्त विचारधारात्मक लक्ष्य नहीं होता और वे संस्थाओं को पुनर्निर्मित करने हेतु हिंसा को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं करती। तो देखिए तो हमारा सत्य होता है इसमें ए, बी और डी, सी नहीं होगा। तो देखिए कूट देख लेते हैं हम लोग, कूट में क्या दिया गया। तो देखिए कूट जो थर्ड है वो हमारा सही होता है DAB, यानी ABD तीनों DAB। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें जो निरंकुश प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक, जो निरंकुश प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो क्या होती है, तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती हैं और ये व्यवस्थाएं संस्थानीकृत और वैध हो सकती है, परंतु ये वैध अवैध के भय से मुक्त होती हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों को नियंत्रित करने और परिवर्तित करने का प्रयास करती हैं। नाजीवादी और फांसीवादी व्यवस्थाएं इसका प्रमुख उदाहरण है। किसका, तो जो निरंकुशतावाद और सर्वसत्तावाद प्रकार के शासन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार कौन सा अभिकथन सही है। तो अरस्तु के अनुसार हमें स्टेटमेंट के जो करेक्ट ऐसे स्टेटमेंट है वो हमें बतलाने हैं। देखिए पहला है कि पुलिस को इतना वृहत होना चाहिए, पुलिस यानी उन्होंने राजनगर राज्य को पुलिस कहा था, तो पुलिस को इतना वृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो। पुलिस को इतना वृहत होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता जो हो वह सुनिश्चित हो और सूक्ष्म भी होना चाहिए कि वह सुशासन भी सुनिश्चित हो। तो और सेकेंड है कि पुलिस है वह प्राकृतिक और व्यक्ति से पूर्व रूप से था, मतलब जो राजनगर राज्य वो क्या था, वह व्यक्ति से पूर्व थे, यानी व्यक्ति से पहले थे। कालक्रमानुसार नहीं अपितु उद्देश्य परक रूप से, मतलब कालक्रमानुसार नहीं
वहाँ पर आगे थे, बल्कि किस रूप में आगे थे, तो उद्देश्य के रूप में। सही। थर्ड है कि पोलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है। पोलिस जो है वो मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप है। फोर्थ है पोलिस मानव का बृहत्तम है। तो देखिए बृहद रूप है जो यह गलत है और हमें इनके विषय में सत्य कथन बतलाने हैं। तो देखिए ये जो है बृहद जो बात की थी नगर राज्य को मानव का बृहद रूप, ये बात की थी प्लेटो ने। तो यह गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ अरस्तु ने नहीं की थी। तो हमें सत्य बतलाना है। तो फर्स्ट सेकेंड ए बी और सी सही है। हम कूट देख लेते हैं। तो हमारा कूट है, देखिए इसमें डी वाला है, ए बी और सी, यानी पोलिस मानव का बृहत्तर रूप है। यह गलत है। देखिए अरस्तु का मानना था कि जो पोलिस है अर्थात जो राज्य है उसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता नष्ट हो जाए और इतना छोटा भी नहीं होनी चाहिए कि खुद को सुरक्षा भी सुनिश्चित न कर पाए। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है तथा वह कहता है कि राज्य मानव संघों की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। वह राज्य को समुदायों का समुदाय मानता है। ठीक। और जो बृहद, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। ऑप्शन है कि जेरेमी बेंथम, थॉमस पेन, जेम्स मिल या जेएस मिल। तो राज्य को आवश्यक बुराई किसने माना है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी थॉमस पेन ने। थॉमस पेन ने राज्य को आवश्यक बुराई माना है। देखिए नकारात्मक उदारवादी या शास्त्रीय उदारवादी विचारक जो है वो राज्य को आवश्यक बुराई इसलिए कहते हैं, देखिए इसमें आवश्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लोगों की सुरक्षा का कार्य करता है और बुराई इसलिए क्योंकि वो लोगों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। अतः ये राज्य को आवश्यक बुराई मानकर उसे कम से कम कार्य देते हैं तथा यह भी माना जाता है कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो कम से कम कार्य करे। इस विचारधारा के समर्थक देखिए कौन कौन है। तो इस विचारधारा के समर्थक हैं जॉन लॉक, बेंथम, जेएस मिल, एडम स्मिथ और रिकार्डो। तो आवश्यक बुराई कहा था थॉमस पेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ऐसे जो अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन निम्न में से मैकियावली का सरकार का कौन सा रूप आदर्श है। तो मैकियावली के लिए सरकार के कौन से रूप आदर्श है? तो इसमें से हमें यह बताना है। तो गणतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र। तो देखिए आंसर जो होगा इसमें वह सही होगा रिपब्लिक यानी गणतंत्र। ठीक है। लेकिन देखिए द प्रिंस में मैकियावली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है ना, द प्रिंस में इन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन मैकियावली ने जो द डिस्कोर्सेस इनकी बुक है उसमें आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था के रूप की बात की है जिसमें इन्होंने गणतंत्री व्यवस्था का समर्थन किया है। तो द डिस्कोर्सेस में गणतंत्री व्यवस्था का समर्थन, द प्रिंस में राजतंत्र का समर्थन। और उसके बाद मैकियावली का मानना था कि उसी समाज के लिए उचित सिद्ध होगा जहाँ पर जनता सद्गुणी हो। गणतंत्री व्यवस्था जो है वह कहाँ पर सिद्ध होगी, उचित सिद्ध होगी जहाँ पर जनता जो सद्गुणी हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो निरंकुश राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन व्यवस्था होगी। हर जगह जहाँ अगर शांत या सद्गुणी जनता नहीं होगी तो वहाँ निरंकुश राजतंत्र की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था होगी, अर्थात उनके अनुसार सरकार का गणतंत्र स्वरूप ही आदर्श है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था या है? तो देखिए नहीं था ही होगा, वैसे प्रथम पूछा गया है बट एक ही है। तो देखिए पहला है अमिताभ कांत, अरविंद पंगड़िया, नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें से होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी नरेंद्र मोदी जो है वह प्रथम अध्यक्ष थे नीति आयोग के। देखिए जो नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वह नरेंद्र मोदी जी तथा नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो है वह है अरविंद पंगड़िया, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संघ के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं। तो भारतीय संघ के संबंध में कौन से कथन असत्य है हमें बताना है। तो पहला है कि यह एकजुट संघ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। जो हमारा क्वेश्चन है कि जो भारतीय संघ के संबंध में कौन से कथन असत्य हमें बताने हैं, हमें असत्य बताने हैं। तो ये देखिए ये सत्य है, तो हमें तो ये नहीं होगा क्योंकि एकजुट संघ होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन का उदाहरण है यह सत्य है। सेकंड है कि इसमें मजबूत केंद्र सरकार की प्रवृत्ति है, तो ये भी सत्य है। थर्ड है ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन की भावना को दर्शाता है। तो देखिए हमें कथन क्या बताना है, तो गलत कथन बताना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ये गलत है क्योंकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन की भावना को नहीं दर्शाता। और फोर्थ है कि इसे क्वांसी संघीय प्रणाली कहा गया है। क्या कहा गया है? क्वांसी संघीय प्रणाली कहा गया है। तो देखिए यह क्वेश्चन भी हमारा सही है कि भारतीय संघ के को क्वांसी संघीय प्रणाली कहा गया है। देखिए जो भारतीय संघवाद है वह राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघवाद को राज्यों का संघ कहा गया है। इसमें मजबूत केंद्र के ऊपर बल देते हुए संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था की विशेषज्ञ विद्वान केसी बियर ने इसे अर्ध संघ की संज्ञा दी क्योंकि इसमें संघीय शासन व एकात्मक शासन का मिलाजुला रूप विद्यमान है। तो हमारा आंसर जिसमें गलत बताना था वह है 3। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया। तो 13 जुलाई 2019 को, 25 जुलाई 2019 को, 6 अगस्त 2019 को या 9 अगस्त 2019 को। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वह सही होता है हमारा ऑप्शन सी यानी 6 अगस्त 2019 को। देखिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारतीय संसद के द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया, लेकिन यह 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इस विधेयक ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लिया था। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही होता है कि संसद द्वारा पारित किया गया 6 अगस्त 2019 को। और कब लागू हुआ, प्रभावी हुआ? तो 20 जुलाई 2020 को। स्थान किसका लिया? तो स्थान लिया था 1986 संरक्षण विधेयक जो उपभोक्ता संरक्षण 1986 स्थान लिया था। अगला है। देखिए अगला क्वेश्चन नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन कथन सही है हमें बताना है। तो देखिए पहला है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करता है। सेकंड है कि निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है जबकि सत्याग्रह सकारात्मक नैतिकता है। और थर्ड है कि निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के समान है। फोर्थ है निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं होता जबकि सत्याग्रह को शारीरिक रूप से बल से भय होता है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा फर्स्ट एंड सेकंड, ए और बी। तो हम कूट देख लेते हैं। तो ए और बी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जो गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध जो बताया था वह कमजोर वर्गों का हथियार है जबकि सत्याग्रह का प्रयोग कभी विरोधियों को आतंकित करने के लिए नहीं बल्कि विरोधियों का हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वे निष्क्रिय प्रतिरोध के नकारात्मक मानते हैं जबकि सत्याग्रह को सकारात्मक। तो ऑप्शन हमारा 20 इसमें कौन सही है? तो ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है
इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से हमें सत्य कथन बतलाने हैं। फर्स्ट है कि संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों के संघ के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। और सेकंड है कि संविधान निर्माताओं की दृष्टि से यूनियन शब्द का विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है। तो देखिए फर्स्ट कथन जो है वो तो सही है, फर्स्ट कथन जो है वो सही है, यानी जो संविधान निर्माताओं द्वारा भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट की जगह पर जानबूझकर यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार का भाव दर्शाता है। यूनियन शब्द जो है वहाँ एक विशेष प्रकार का भाव दर्शाता है। तो इस प्रकार से यहाँ असत्य है। अतः स्पष्ट है कि कथन क्या एक सही है और कथन 2 जो है वहाँ गलत है। तो हम पूर्ण देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उदार लोकतंत्र और बाजार के योग राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। यह कथन किसका है? उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। तो यह कथन किसका है, यहाँ हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, हंटिंगटन, बेंजामिन बार्बर, फ्रांसिस फुकुयामा, अलेक्जेंडर बेंट, यानी जो हमारा आंसर से होगा वह होगा ऑप्शन 3 फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा जो है उदार लोकतंत्र और बाजार योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में एक समान रेखा खींच दी है। तो यहाँ बात किसने की है? तो यहाँ बात की है फ्रांसिस फुकुयामा ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में भी 2 कथन दिए गए हैं और इनमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहला कथन है कि स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने हेतु सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को समावेशित करता है। और कथन 2 है कि सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद में प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार सम्मिलित होते हैं। तो देखिए हमारा जो कथन दोनों से सही है। यहाँ जो सामाजिक लोकतंत्र है वो मुख्यतः नार्डिक देशों यानी डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, तो नार्डिक देशों के अंतर्गत आते हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे में विद्यमान है। इसमें स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने के लिए उदारवाद और समाजवादी तत्वों को समावेशित किया गया है। और ये देश सामाजिक लोकतांत्रिक शासन व नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम एवं व्यापार सम्मिलित होते हैं। अतः क्या हम कह सकते हैं? तो इसमें दोनों कथन जो है वहाँ सत्य है। तो हमारा जो कुछ सही होगा वहाँ ऑप्शन ए सही होगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? लोक नीति का क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप किसने प्रस्तुत किया? हमारा ऑप्शन है हेनरी फेयोल, चार्ल्स ए लिंडब्लोम, फ्रेंड डब्ल्यू रेंक्स, डेविड ईस्टन। तो जो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी 2 यानी चार्ल्स ई लिंडब्लोम। देखिए लोक नीति के क्रमिक वृद्धि के प्रतिरूप को, लोक नीति के क्रमिक वृद्धि प्रतिरूप को चार्ल्स ई लिंडब्लोम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और लिंडब्लोम लोक नीति को क्रमिक चरणों का परिणाम मानते हैं। जो लिंडब्लोम है वो लोक नीति को क्या मानते हैं? तो क्रमिक चरणों का परिणाम मानते हैं। वह क्रांतिकारी जो चरण है या कारण है उसको यहाँ नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? तो लोक नीति को क्रमिक चरणों का परिणाम मानते हैं। कौन? तो चार्ल्स ई लिंडब्लोम। तो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोटिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? तो कोटिल के अनुसार जो राज्य का कार्य नहीं है तो हमें वहाँ बताना है। तो देखिए पहला है कि इसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, उसका अधिग्रहण जो उसके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है। तो देखिए हमें क्या बताना है? तो गलत बतलाना, कार्य जो नहीं है राज्य का वो हमें बताना है। तो ये सही हमारा सेकंड है, जो कुछ अधिग्रहित किया गया है उसका संरक्षण, जो कुछ संरक्षित किया गया है उसका प्रबंधन। और फोर्थ है केवल साम्राज्य निर्माण। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा फोर्थ होगा कि केवल समाज निर्माण यह राज्य का कार्य नहीं है। तो किसके अकॉर्डिंग? तो कोटिल के अनुकूल अकॉर्डिंग तो राज्य का कार्य है केवल साम्राज्य निर्माण करना नहीं है। तो हमें नहीं यानी गलत ही बताना है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। देखिए आचार्य कोटिल जो थे उनके अनुसार राज्य का कार्य केवल साम्राज्य का निर्माण करना नहीं बल्कि राज्य के कार्य साम्राज्य निर्माण के साथ साथ अराजकता, शोषण एवं अव्यवस्था को रोकना भी है, केवल साम्राज्य का निर्माण करना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है? भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी किसने कहा है? मायरन बीनर ने, डब्ल्यू.एच. मॉरिस जोन्स ने, जेम्स मेनर ने या अतुल कोहली ने। तो देखिए जो इसमें हमारा आंसर सही होता है वो आंसर सही होगा ऑप्शन 2 यानी डब्ल्यू.एच. मॉरिस जोन्स ने। ऑप्शन 2 से हमारा होता है इसमें। देखिए जो मॉरिस जोन्स हैं उन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था को गतिहीन अनुत्तरदायी राज्य के स्थान पर नियमित आंदोलन की दृष्टि से स्थायी कहा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागरिक समाज संगठन कौन से हैं? निम्नलिखित में से नागरिक समाज संगठन कौन से हैं हमें बताना है। देखिए बचपन बचाओ आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत, विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघर्ष समिति। तो इनमें से संगठन नागरिक समाज संगठन कौन कौन से हैं तो यह हमें बताना है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन जो हम देखिए इसमें जो बचपन बचाओ आंदोलन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत है और विज्ञान प्रसार, मजदूर किसान संघर्ष समिति, जो चारों ऑप्शन है इसमें वह चारों ही क्या है? तो वह नागरिक समाज संगठन है। तो इस हिसाब से हमारा जो कुछ होगा वह 1 2 3 4 यानी ऑप्शन देखिए सी ए बी सी डी चारों होंगे। देखिए सभी समाज संगठन नागरिक समाज में उपस्थित वे संगठन होते हैं जो सरकारी एवं व्यावसायिक संगठनों से भिन्न होते हैं। इनमें कुछ निश्चित कल्याणकारी उद्देश्य का ध्येय होता है। इन अर्थों में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, मजदूर किसान संघर्ष समिति तथा बचपन बचाओ आंदोलन सभी समाज संगठन है। जबकि विज्ञान प्रसार एक स्वायत्त संस्थान जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन सी होता है इसमें ऑप्शन 3। चलिए अगला हाँ देखिए इसमें देखिए हमारा जो सी होगा वो नहीं होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं। तो सी तो नहीं होना चाहिए, ए बी और डी होगा। जो सी है यानी जो ये विज्ञान प्रसार है वो एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी 1989 में। तो हमारा ऑप्शन ए बी और डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था? तो सिंडिकेट पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी का जो सिंडिकेट समूह था उसका सदस्य कौन नहीं था हमें बताना है। ऑप्शन 1 है एम एन लिगम्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज, वाई रवि चौहान। तो देखिए जो हमारा आंसर इसमें सही होता है ऑप्शन 4 यानी वाई रवि चौहान जो थे वो मेंबर नहीं थे किसके? तो सिंडिकेट पार्टी के। तो देखिए जो 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो धड़ों में विभाजन हो गया था उनका। और प्रथम जो था वह कांग्रेस फर्स्ट था, दूसरा कांग्रेस ओ। प्रथम कांग्रेस जो था वह आई के नाम से और दूसरा कांग्रेस जो था वह ओ के नाम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी द्वितीय धड़े अर्थात कांग्रेस ओ जो था उसको इस सिंडिकेट समूह कहा गया, जिसके प्रमुख नेता थे के कामराज, सत्येंद्र नारायण सिंह, मोरारजी देसाई, एम एन निजलिगिप्पा और अशोक मेहता। तो जो उसके सदस्य सिंडिकेट समूह का सदस्य नहीं था वह थे वाई रवि चौहान, यानी निजलिगम्पा, मोरारजी देसाई, के कामराज और कौन था और इसके सदस्य सत्येंद्र नारायण सिंह। ये चारों लोग थे
सिंडिकेट समूह के सदस्य यानी कांग्रेस ओके, और वाई रवि चौहान जो थे वह नहीं थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है, जो नहीं था वही हमें बतलाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता से संबंधित जो अनुच्छेद है वह हमें बतलाना है। अनुच्छेद 14, 18, 21 या 25। तो हमारा आंसर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 21 है वह संबंधित है न्यायिक सक्रियता से, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को स्थान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, चिकित्सा सुविधा जैसे कई विषयों को इसमें शामिल किया है। अतः यह अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता का आधार बन गया। तो अनुच्छेद 21 हमारा सही होगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन दो दिए गए हैं ए और आर, और इनके विषय में हमें सत्य और इनके संबंध को बतलाना है। अभी कथन ए जो है वह है, अभी शासन का विचार राज्य का अधिकार को समाप्त करके नियमों को बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। और जो कारण बतलाया गया है कि अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक के संबंध है। तो हमें देखिए इसमें जो हमारा आंसर सी होगा, देखिए इसमें कथन और कारण दिए गए हैं और हमें कथन और कारण बतलाना है। तो पहला है कि अभिशासन के विचार राज्य का अधिकार को समाप्त करके नियमों को बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। तो यहाँ विकथन ए है, और जो कारण आर है कि अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंध है। तो विश्व बैंक के संबंध देखिए, जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वह सही व्याख्या करता है किसकी, तो ए की। देखिए जो अभिशासन यानी सुशासन का विचार जो है वह राज्य की सत्ता एकाधिकार को समस्त करके उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए नियमों की बहुलता से संबंधित है। और अभिशासन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार क्या होता है, तो कथन ये सत्य है और कारण आर भी सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र रूप में संपरिवर्तनीय को नहीं अपनाया जाता। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता। ऑप्शन 1 जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या बेल्जियम। तो जो हमारा आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन 1 यानी जर्मनी। देखिए सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को जर्मनी में नहीं अपनाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है। वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। तो यह कथन किस अवधारणा को इंगित करता है, यह हमें बतलाना है। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें जो दिया गया है, योग्यता तंत्र, धनिक तंत्र, भाग्य समतावाद या कुलीन तंत्र। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3 यानी भाग्य समतावाद। देखिए वितरणात्मक न्याय के लिए भाग्य के सभी पहलू यानी नैसर्गिक योग्यता सहित अप्रासंगिक है। यह कथन भाग्य समतावादी की अवधारणा से संबंधित है। इस धारणा के अंतर्गत गरीब और अमीर सभी को उपयुक्त अवसर एवं अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण पर बल दिया जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि किसी एक का गरीब और अमीर विकास होने से समाज का संतुलित विकास कभी नहीं होता। अतः दोनों का विकास से ही समाज का सही और संतुलित विकास हो सकता है। तो हमारा सही क्या होगा, ऑप्शन 3 यानी भाग्य समतावाद। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्राय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है। गुइसेप मैजिनी, चार्ल्स मोराज, फ्रिट्ज फैनन और जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। तो जो हमारा आंसर सी होगा ऑप्शन डी यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जनक जर्मन दार्शनिक जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को माना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं। देखिए यह क्वेश्चन जो है हमारा 91 से 95 तक है। वह जो क्वेश्चन है वह पैराग्राफ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग है देना है हमें आंसर। तो देखिए पैराग्राफ इसमें हमने गलती बस इसमें सेट नहीं हो पाया है, तो आप बस इससे क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी जो 5 क्वेश्चन 96 से हैं उसके पैराग्राफ इसमें शामिल हैं, तो आप इसे देख लीजिए। जो चुनाव के स्पष्ट परिणाम क्या हैं, तो देखिए जो नेता का कैरियर है, राजनीतिक का मंत्री पद है, प्रतिनिधि का पद है, एक उभरते कार्यकर्ता के लिए भावी संभावनाएं हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन 3 यानी प्रतिनिधि का पद। ये आंसर हमें कैसे देना है, तो ये आंसर हमें पैराग्राफ पढ़ के देना है। तो आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा।
इसमें पैराग्राफ इसमें नहीं हो पाया है। अगला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो उसमें हमने सम्मिलित किया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिनिधित्व की परिदृश्य में दर्शाया गया है। चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं, पदासीन सरकार के कार्य की बहुत सराहना करना, प्रतिनिधि लोकतंत्र से बड़ी आशाएं, या उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से बड़ी चुनौतियों को। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग वह होगा पहला कि चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशाएं। जो प्रतिनिधित्व का परिदृश्य है यानी भावनात्मक रोलर कोस्टर यानी उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जिसमें चुनाव अभियान के दौरान बड़ी आशा और सरकार के कार्यों पर बड़ी निराशा व्यक्त की गई है। तो ऑप्शन से फर्स्ट हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्रों की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ है। नागरिकों के विचारधारा शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता, राजनीतिक प्रणाली का जमीनी राजनीति में अंतर्निहित होना, यूनान के नगर राज्य में प्रचलित या विद्यमान शासन प्रणाली, या लोकतंत्र का पाश्चात्य संप्रतीकरण। तो देखिए जो हमारा इसमें सही होगा वह होगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा इसमें कि लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी अवधारणा का अर्थ है नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता। देखिए जो लोकतंत्र की यूनानी और अरस्तुवादी धारणा का अर्थ है कि नागरिकों की विचारण शक्तियों पर राजनीतिक आदेशों की निर्भरता सम्मिलित हो। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था। प्रतिनिधियों ने अपनी उपलब्धियों पर क्यों गर्व अनुभव किया था। फर्स्ट है उन्होंने अपने समर्थकों के लिए निर्णय लिए, उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ, उन्होंने अपने कैरियर में उल्लेखनीय प्रगति की, उन्होंने अपने विरोधियों को अपने मुख्य मूल्यों में समझौता कराया। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन 2 होगा कि उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ। देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, तो हमें पैराग्राफ पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर देना है। ये जो 5 क्वेश्चन है, बाकी जो 96 नंबर का क्वेश्चन है उसका पैराग्राफ हमने इसमें सम्मिलित किया है, ये गलती बस नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए उसमें क्या होगा, इसमें का जो आंसर होगा वह होगा सेकंड कि उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिससे समझौता हुआ है। यानी प्रतिनिधियों को अपनी उपलब्धियों पर गर्व का अनुभव इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिससे समझौता हो सका। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। कार्यकारी दंभ, न्यायिक सक्रियता, संसदीय संप्रभुता, विधायी समझौता। हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी यानी विधायी समझौता। देखिए लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायी समझौते का ही प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पैराग्राफ है 96 से 100 तक जो इसमें देना है आंसर हमको इसके अकॉर्डिंग ही देना है। पहले हम इस पर जो गंध्यास दिया गया है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर कर लेंगे। देखिए रोनाल्ड डार्किन का विचार यह है कि लोगों ने के कुछ अधिकार तो मौलिक होते हैं लेकिन अनेक अधिकार मौलिक नहीं होते। वे मौलिक हैं क्योंकि वे राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं। डार्किन का कहना है कि तुरुप के पत्ते के रूप में अधिकारों की अवधारणा राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की विशिष्ट संकल्पना के चिन्हित करता है, जो कि संयुक्त राज्य में संवैधानिक सिद्धांत का केंद्र है। और विशेष परिशिष्ट में डार्किन ने इस बात की वकालत की है कि सरकार के विरुद्ध अधिकार की संकल्पना उस स्थिति में और भी उपयोगी हो जाती है जब समाज को नस्ली आधार पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में विभाजित किया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसी कोटि में आते हैं। अतः वे सबल अधिकार हैं जो जोर देते हैं कि इस अधिकारों की अनुमति होनी चाहिए और इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही इनको प्रतिबंधित करना चाहिए। इन स्वतंत्रताओं की अनुमति देने चाहिए भले ही इस सामूहिकता के कल्याण का उल्लंघन होता है। इसके विपरीत वह अधिकारों के एक बड़े क्षेत्र की पूर्व कल्पना करते हैं जहां राज्य समान कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उन अधिकारों को सीमित करने के लिए विधान बना सकता है। उन्हें अशक्त अधिकार कह सकते हैं। उदाहरण के लिए समानता का अधिकार जो एक सशक्त अधिकार है और सशक्त अधिकार है जिसकी तुलना में स्वतंत्रता का अधिकार एक अशक्त अधिकार बना है। ऐसा नहीं है कि उदाहरण के लिए ऐसा नहीं है मतलब परस्पर विरोधी लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रथम दृष्टया परस्पर विरोधी लग सकता है कि स्वतंत्रता अधिकार जो है वह
समानता का विरोधी है, पर ऐसा लग सकता है पर है नहीं। ठीक, फिर उदाहरण के लिए सुरक्षा एवं निर्बाध ट्रैफिक प्रवाह के लिए सड़कों पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने का अर्थ अधिकारों को सीमित करना नहीं है। दूसरी ओर प्रकाशन पर प्रतिबंध अथवा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अधिकारों का दमन करेगा, भले ही एक समान कल्याण में वृद्धि करे। अतः हालांकि दोनों विषयों में अधिकार सम्मिलित है, लेकिन एक को सीमित करना न्यायोचित है जबकि दूसरे को सीमित करना सही नहीं है। तो इसके आधार पे हमें क्या देना है, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए 96 नंबर का जो क्वेश्चन है कि राज्य के विरुद्ध जिन अधिकारों का दावा किया जाता है उन्हें क्या माना जाता है। तो देखिए हमने जो पैराग्राफ की पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि मौलिक अधिकार को राज्य का दावा माना जा सकता है। अधिकारों का दावा मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए हमारा सही होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असक्त अधिकार है, निम्न में से कौन सा असक्त अधिकार है। तो हमें देखिए आंसर भी किसके अकॉर्डिंग देना है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही देना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन से होगा ऑप्शन 3 यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक असक्त अधिकार है, अर्थात इसका युक्ति युक्त निर्बंधन किया जाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरुद्ध अधिकार तक बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधारों पर बांटा जाता है। तो ऑप्शन ए है जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, नस्ल के आधार पे और धर्म के आधार पे। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा यानी नस्ल के आधार पे। देखिए सरकार के विरुद्ध अधिकार तब बहुत उपयोगी हो जाते हैं जब समाज को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कहकर नस्ल के आधार पर बांटा जाता है। ऑप्शन 3 हमारा सही होता है। अगला देखिए अगला है कि समान कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें कहा जा सकता है। तो समान कल्याण के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है उन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो उन्हें कह सकते हैं असक्त अधिकार। ऑप्शन डी यानी असक्त अधिकार। असक्त अधिकारों को सामान्य कल्याण के उद्देश्य से सीमित किया जाता है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और इस सेशन का जो जून 2020 का पेपर है उसका यहाँ आखिरी क्वेश्चन है कि सशक्त अधिकारों के लिए आवश्यक है अनुमानित होना, अनुमति प्राप्त करना, विहित किया जाना, ग्रहित होना। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2 यानी अनुमति प्राप्त करना। सशक्त अधिकारों के लिए अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट होता है 2020 जून का पेपर, और मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग 2019 के पेपर के साथ ही साथ अगर देखते हैं तो हम राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के जो पार्ट छूट गए हैं उसे भी कंप्लीट करते हैं और टीजीटी पीजीटी को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे। आप इससे ज़रूर जुड़िए इस चैनल से हमारे, और आप देखिए आपके पीजीटी टीजीटी में लगभग सारे तैयारी हमारे साथ ही हो जाएगी। आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना होगा, बट लेकिन आप लोग को हमेशा लगातार हमारे साथ जुड़े रहना होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यह चैनल लोगों के मध्य पहुँच पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।